पानी से डरने वाले कभी तैरना नहीं सीखते। ये कोट सक्सेस का पहला लेसन है। अगर सिकंदर हार के डर से लड़ना छोड़ देता तो क्या वो ग्रेट बन पाता? वास्को डी गामा समुद्र की लहरों से डर जाता तो क्या वो इंडिया की खोज कर पाता? और क्या एक विक्टोरिया चलाने वाला हेनरी कार का अपना खुद का मॉडल नहीं बनाता तो क्या वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड का ऑनर बन पाता? वर्ल्ड में ऐसे कई काउंटलेस एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने मेंटल टफनेस और स्पेशल क्वालिटीज से दुनिया में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। हम सभी का यही सपना होता है कि हम अपने आप को मेंटली टफ बनाकर अपने गोल को अचीव कर सक्सेसफुल लाइफ जिएं। यही हमारा मोटिव भी होता है। और हो भी क्यों नहीं? आखिर सक्सेस किसे पसंद नहीं होती? लेकिन सवाल ये आता है कि हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में सक्सेस मिलती है। इसके जवाब पर फोकस करें तो हम पाएंगे कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को सक्सेस में बदल पाते हैं। ज्यादातर को फेलियर का सामना करना पड़ता है। अपने इसी सक्सेस और फेलियर के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए डेमन ज़ाहार्डिस की बुक मेंटल टफनेस से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डेमन ज़ाहार्डिस की मेंटल टफनेस हैंडबुक की बुक समरी, जिसका मोटिव है जिंदगी के हार्ड टाइम को खूबसूरती और सूझबूझ से सामना करना सिखाना है, जिसे हम ऑथर के ही बताए एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, जो आपको स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। असल में आप इस बुक समरी को सुनकर अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, जिससे आप अपने आप को मेंटली टफ बना लेंगे। मेंटली टफ बनने की जब भी बात आती है तो कई लोगों को लगता है कि हमें लाइफ में इसकी जरूरत क्यों होगी। लेकिन दोस्तों, मेंटल टफनेस किसी स्पेशल पर्सनालिटी के लिए रिजर्व नहीं है। हम में से कोई भी अपने आप को मेंटली टफ बना सकता है, फिर चाहे हम एथलीट हो या ऑफिसर, टीचर हो या स्टूडेंट, या कहें कि किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, हम सभी मेंटली टफ बन सकते हैं और अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, मेंटल टफनेस रातों रात डेवलप नहीं हो सकता। इसको पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि मेंटल टफनेस क्या है और जो लोग मेंटली टफ होते हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। ऐसे कई एग्जाम्पल्स और टैक्टिक्स हमें इस बुक समरी में सुनने को मिलेंगी। हालांकि यह बात भी सच है कि कभी कभी हम हार मान लेते हैं और अपनी मंजिल को छोड़ भी देते हैं। हमारे रास्ते में इतने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का सपना हमें बस सपना ही दिखाई देता है और हमें लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन रुकिए, शायद इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम हार माने बिना अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अपने एक्सपीरियंस से सीख लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही मेंटल टफनेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी जान पाएंगे। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, और ऐसा ही होता है जब हम मेंटल टफनेस को डेवलप करते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाते हैं जो हमारे मकसद को फेल कर देते हैं। तो हमें इन्हीं एनिमी के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है जितना सक्सेस पाने के लिए अपने टारगेट को जानने की जरूरत होती है। ये सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि दोनों पहलू अपनी अपनी जगह जरूरी है। बस जरूरत है हर पहलू पर नजर रखने की, ताकि हम फोकस्ड रहकर अपने गोल को पा सकें। जब भी हम अपने गोल को पाना चाहते हैं तो हमारे सामने हर पल ऐसी कंडीशन आती है कि हम एक पल के लालच में फंस जाते हैं और गोल हमसे दूर चला जाता है। इस तरह के लालच से सेटिस्फाइड होना आसान तो लगता है, पर बाद में हम पछताते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी हम अपना वेट कम करने का सोचते हैं तो जंक फूड और हेल्दी फूड में से किसे चूज करें यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा मन जंक फूड खाने को करता है, लेकिन फिर उसी समय हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा वजन बढ़ जाएगा। इसी लालच और ऑप्शन के बीच फंसने से बचने और इनको साइड करके अपने लॉन्ग टर्म गोल पर कैसे ध्यान दें, यह आपको इस बुक समरी में आगे सुनने को मिलेगा। चलो अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन का रिलेशन क्या है? क्या हम हमारे माइंडसेट को ऐसा सेट कर सकते हैं कि हमें हमारे गोल के अलावा कुछ और ना दिखे?
जिसे अर्जुन ने निशाना लगाते वक्त सिर्फ मछली की आंख को ही देखा था। क्या लगता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि हां, ये पॉसिबल है। लेकिन कैसे, ये आप इस बुक समरी में ही जान पाएंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिकन सील नेवी पूरी दुनिया में हार्श ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है, और इसी ट्रेनिंग से उन्हें अपोजिट सिचुएशंस में शांत रहकर अपने गोल को पूरा करना सिखाया जाता है। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पकड़कर इस अमेरिकन सील नेवी ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी। पर क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी? कैसे वे सक्सेस हुए? क्या इसके बारे में आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो अमेरिकन सील नेवी की स्ट्रेटेजी हमारे जीवन में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, यह भी आपको इस बुक समरी में सुनने को मिलेगा। ऑथर की माने तो मेंटल टफनेस को समझना उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिन्हें बार बार फेलियर मिलता है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, जो डिप्रेशन में है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जो मेंटली वीक हैं। वे सभी अपने अंदर मेंटल टफनेस को डेवलप करके इन सभी चीजों से लड़ सकते हैं। मेरे साथ आप सुन रहे हैं ऑथर डैमन जहार्डिस की मेंटल टफनेस ए हैंडबुक की बुक समरी। दोस्तों, हम सब की मंजिल होती है सक्सेस। सक्सेस को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा ये समझने की कोशिश किया करते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते। पर अब आपको इसका आंसर मिलने वाला है। एक्चुअली सक्सेस को पाने के लिए मेंटल टफनेस की जरूरत होती है, क्योंकि मेंटली टफ लोग ज्यादा इफेक्टिव, शक्तिशाली और मुसीबतों से ना डरने वाले होते हैं। उनकी खास बात यह होती है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। दोस्तों, बात यह बिल्कुल सच है कि बाय बर्थ कोई भी मेंटली टफ नहीं होता। इसके लिए आपको एक टाइप की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पेशेंस और कड़ी मेहनत के साथ आपको निराशा और बेचैनी से भी गुजरना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंटल टफनेस क्या है। मेंटली टफनेस एक ऐसी सिचुएशन है जो बताती है कि स्ट्रेस के टाइम हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन और एंगर से हमें कैसे निपटना चाहिए, अपोजिट सिचुएशन में खुद को उभारते हुए दोबारा पैरों पर कैसे खड़े होना है, और साथ ही पेशेंस से काम लेते हुए हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। पेशेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल टफनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में पेशेंस को ही काउंट किया जाता है। पेशेंस की मदद से हम हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंस का काम है फेलियर और फियर को दूर करके कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो आइए हम सबसे पहले पेशेंस को हम ऑथर के ही दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एथलीट हो या फुटबॉल प्लेयर, ये सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, रोज खुद को एक नया चैलेंज देते हैं और फिर वो अपने खेल के उतार चढ़ाव को पेशेंस के साथ संभालते हैं। पर क्या ये मेंटल टफनेस के बिना पॉसिबल है? एक बिजनेसमैन के सामने कई चैलेंजेस होते हैं, जिसके चलते उसको बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है। ऐसे में पेशेंस एक ऐसा हथियार है जो चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करता है। डॉक्टर और नर्स की बात करें तो हम पाते हैं कि वे रोज लाइफ एंड डेथ जैसी कंडीशन से जूझते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशन को स्टेबल कर सिचुएशन को समझकर काम करते हैं। फायरमैन, पुलिस ऑफिसर, पैरामेडिक, इनका काम बहुत खतरों से भरा होता है। यह खतरा इतना होता है कि कभी कभी दूसरों की जान बचाने के लिए इन्हें खुद की जान को भी खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेंटल टफनेस इनके काम आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपसे बेहतर मेंटल टफनेस को कौन समझ सकता है कि एक बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए न सिर्फ आपको रोज एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, बल्कि स्ट्रेस, फियर और गिल्ट भी झेलनी पड़ती है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, बिकमिंग मेंटली स्ट्रांग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के हर फील्ड में मेंटल टफनेस डेवलप करना। हम सभी अपने आप को एक ऑलराउंडर परफॉर्मर की तरह बनाना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड के क्यों ना हो। यह बात तो श्योर है कि आप चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पुलिसमैन हो या पेरेंट्स हो, सभी का मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, और वे होते भी हैं। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी फील्ड से निकलकर किसी और फील्ड में काम करते हैं। तब हमारा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता और हमें लगता है कि हम एक ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑथर ने और भी एग्जाम्पल देते हुए इस सिचुएशन को समझाया है।
जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बड़ी ही खूबसूरती से बिजनेस में हो रहे अप्स डाउन को पैशंस से संभाल लेता है, पर अगर उसे बच्चे को संभालने के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में शांत रहकर काम करता है, पर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ही डॉक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सक्सेस हो। हम में से ज्यादातर लोग किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट तो बन जाते हैं और मान बैठते हैं कि ये काफी है, पर ऐसा नहीं है। हमें हमेशा हर एक क्षेत्र में अपना बेस्ट देना चाहिए। आइए अब जानते हैं ऐसे 10 बेनिफिट को जो आपको मेंटली टफ बनाने में हेल्प करेंगे। पहला बेनिफिट है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इमोशंस। इसका मतलब है नेगेटिव इमोशंस का हमारे कंट्रोल में होना। हमारे इमोशंस डबल एज तलवार की तरह हैं, जो हमें बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में कई इमोशन सिचुएशन के हिसाब से जनरेट होते हैं, जिनमें से कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव। लेकिन अगर हमें अपने ब्रेन को टफ बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव इमोशन की तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए। अब अगर आपको पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताएं तो वो हैप्पीनेस और मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं। वही नेगेटिव इमोशंस हमें शैम, एंगर और फियर से हमारे अंदर जनरेट होते हैं, जो हमें हार मानने और गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, यदि आप एक एथलीट हैं, सर्जन हैं या म्यूजिशियन हैं, तो आपका हाई लेवल परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने फेलियर्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप अपने फेलियर से डिसअपॉइंट होते हैं तो आपका फ्यूचर में होने वाला परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और अब हम बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो है कॉन्फिडेंस दैट सर्कमस्टांसेस विल इंप्रूव। यानी खुद पर भरोसा होना कि ये खराब समय आया है और ये भी चला जाएगा। बुरे वक्त के दौरान हमारा फेटफुल बनना आसान होता है। हम सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, मेरी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सच तो यह है कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। हमारी कोशिश से हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। यही नहीं, हमारे रिएक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हमें हारी बाजी भी जिता सकता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे बेनिफिट की ओर, जो कि है ग्रेटर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी। स्ट्रेस हमारे एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट है। ऑथर ने इसी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लिया है। जैसे एक सेल्समैन को अपने टारगेट को पूरा करने का स्ट्रेस होता है, फायर फाइटर्स को समय रहते दूसरों की जान बचाने का स्ट्रेस होता है। मेंटल टफनेस आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, ताकि आप पॉजिटिव रहकर कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करें। हम में से कुछ लोग हंसते खेलते स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और सिचुएशंस के आगे हार मान लेते हैं। पांचवा बेनिफिट है लेस ससेप्टिबिलिटी टू सेल्फ डाउट। यानी कि सेल्फ डाउट पर कम ससेप्टिबिलिटी रखना। एक और फायदा मेंटल टफनेस का यह है कि हम अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करते हैं और सेल्फ डाउट हमारे इरादों को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी सेल्फ डाउट के इफेक्ट से अछूता नहीं है। अक्सर कुछ भी नया शुरू करने से पहले हम खुद पर डाउट करते हैं और यही डाउट हमारे ब्रेन को कन्विंस करता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। डाउट हमें बताता है कि आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, पर हम सेल्फ डाउट पर कंट्रोल कर लें तो यह हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। मेंटल टफनेस आपको विश्वास दिलाती है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। छठा बेनिफिट ग्रेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग योर इंटेंशंस एंड पर्पस। यानी कि आपको अपनी लाइफ में अपने एम और उसको सक्सेस करने के पर्पस में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका अपने गोल को पाने के पीछे का मोटिव क्लियर नहीं है तो आप अपने एम को कभी पूरा नहीं कर सकते। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी गोल के पीछे आपका पर्पस क्या है। इस बात को हम ऑथर के बताए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कई महीनों से जॉब सर्च कर रहे हैं और तब एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ना तो आपको कोई जॉब मिलता है, बल्कि आपकी सारी सेविंग्स भी खत्म होने वाली होती है। ऐसे में आप डेस्परेट और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसके अपोजिट आप मेंटली टफ हैं तो आप अपोजिट सिचुएशन में सॉलिडिटी से सेल्फ एनालिसिस करके अपने मोटिव को क्लियर कर लेंगे। सातवां बेनिफिट है फियरलेसनेस। यानी कि डर से न डरें,
ऑथर का कहना है कि हम अक्सर ये फील करते हैं कि एक अनजान डर हमारे आसपास हमेशा रहता है। डर हमारे सक्सेस को पाने के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है। अनजान डर प्रोबेबली प्रकट होता है जब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। भले ही हम दावा करते हैं कि सरप्राइज हमें पसंद है, पर सच्चाई यह है कि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। इसके अपोजिट, जब भी हम कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो एक अनजान डर पैदा होता है। लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंटल टफनेस आपको सिखाती है कि कैसे फियरलेस होकर नई अपॉर्चुनिटी पैदा करके नई स्किल और नई नॉलेज आप पा सकते हैं। 8वां बेनिफिट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलियर, यानी कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना। हार का डर हमेशा होता है, पर हम फेलियर को गलत तरीके से समझते हैं। हम फेलियर को एक इंसल्ट की तरह अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस माइंडसेट से आप खुद की प्रोग्रेस के रास्ते बंद कर देते हैं। हमें जरूरत होती है यह समझने की कि फेलियर आप पर लगा दाग नहीं है, बल्कि इसकी हेल्प से आप फ्यूचर में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए फेलियर एक वह है अपनी गलतियों से सीखने का। 9वां बेनिफिट है ग्रेटर एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन को जल्दबाजी में एक्सेप्ट ना करें। इससे आप अपने गोल को अचीव करने की कैपेबिलिटी को लॉस कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेटिफिकेशन की, तो इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यह सेटिस्फैक्शन हमको किसी भी चीज को पाने से मिलता है जिसकी उम्मीद और जिसको पाने की कोशिश हम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं। यह बिल्कुल सही है कि सेटिस्फैक्शन हमें उस चीज को पाने पर मिलता है जिसकी हमें तलाश थी। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम ग्रेटिफिकेशन को तुरंत ही पाना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें हमारे गोल से भटका देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप बीच में जंक फूड खा लेते हैं तो आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं और अपनी वजन कम करने के गोल से दूर हो जाते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में आप पिज्जा को छोड़कर अपने वजन कम करने के एम को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। मेंटल टफनेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाती है और तब आप एक पल के लालच में न पड़कर लॉन्ग टर्म गोल पर काम करते हैं। 10वां बेनिफिट है विलिंगनेस टू लेट थिंग गो, यानी कि बैड मेमोरीज को भुला देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बीते कल की कड़वी यादें हमारे आज पर हावी हो जाती है और हमारे मन की शांति और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। एक बिजनेसमैन जिसे बिजनेस में घाटा हुआ है, वो दोबारा बिजनेस शुरू करने से पहले घबराता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना के बराबर होता है। मेंटल टफनेस आपके खराब डिसीजन को भुलाने में मदद करता है, साथ ही अपने फेलियर से सीखने का अवसर भी देता है और आप अपने पास्ट को छोड़कर नए मोटिव को पूरा करने लगते हैं। दोस्तों, अभी तक आप मेंटल टफनेस और उसके बेनिफिट के बारे में तो जान ही चुके होंगे। क्या आपको पता है कि मेंटल टफनेस जो हमारी लाइफ में एक हीरो की तरह है, वहीं इसको हराने के लिए हमारे ही बनाए गए विलेन का सामना भी मेंटल टफनेस को करना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि मेंटल टफनेस से आपकी भावनाओं पर काबू करना आसान होता है। यह आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। मेंटल टफनेस हमें यह सिखाती है कि खुद पर डाउट करने की बजाय हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। इस एपिसोड में हम ऑथर की बताई उन क्वालिटीज को जानेंगे जिससे आप अपने आप को मेंटली टफ बना सकते हैं। जैसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपने आप को बनाया था। उन्हें एक नॉन क्यूरेबल डिजीज थी और ना ही वे फिजिकली फिट थे। उनके लिए तो यहां तक कहा जाता था कि वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। बावजूद स्टीफन हॉकिंस ने अपनी इन तमाम नाकामियों को साइड करते हुए अपने आप को मेंटली टफ बनाए रखा और अपने गोल को अचीव करते हुए ग्रेट इन्वेंशन किए और एक लॉन्ग लाइफ भी सरवाइव की। जबकि इस तरह की सिचुएशन में एक फिजिकल रूप से स्ट्रांग व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हमें सक्सेस बहुत आसान लगती है। स्टीफन हॉकिंस की तरह उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
उन्होंने अपना गोल क्लियर रखा और उन्हें सक्सेस मिलती रही। असफलता को अपनाने का सही तरीका यही होता है कि हम अपने फेलियर से सीख लें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें हमारे एम तक पहुंचाने में हेल्प करता है और आखिर में हम पुरानी और कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड इज द ओनली वे टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे अंदर की पावर को इंक्रीज करके ही हम लाइफ के हार्डनेस को कम कर सकते हैं। मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं होने देना चाहिए और यही पावर आपको मेंटली टफ भी बनाती है और सक्सेस भी दिलवाती है। वर्ल्ड का एक मशहूर कोट है, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट द डचेस क्रिएट हॉलैंड। यानी कि दुनिया को भगवान ने बनाया है, पर हॉलैंड को तो वहां के लोगों ने ही बनाया है। और इसी कहावत को प्रूव किया वहां के लोगों ने। उन्होंने समुद्र पर डैम बनाकर जो जमीन समुद्र के नीचे थी उसे अपने लिए उपयोगी बना ली। इस कारनामे को करने के लिए उन्हें किस स्ट्रेंथ और क्वालिटीज की जरूरत होगी, इसे आप समझ सकते हैं। उनके इंटेंशन क्लियर थे, हौसले बुलंद थे और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऑथर हमें भी ऐसी ही 7 क्वालिटीज से फैमिलियर करना चाहते हैं जो सिर्फ मेंटली टफ लोगों में ही होती है। ऑथर कहते हैं, चलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो सक्सेस के पीक पर हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने गोल को अचीव किया है। हम में से हर कोई कभी न कभी काउंटलेस कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं, पर उनमें से वे सभी सक्सेस पा लेते हैं जिन्होंने मेंटली टफनेस को डेवलप किया है। ये समझना जरूरी है कि कैसे हमें बैड टाइम को टैकल करना है। मेंटली टफ बनने के लिए ऑथर पहली क्वालिटी बताते हुए कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की खूबी बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है। वे जुनूनी होते हैं। वे जानते हैं कि उनके एम को पाने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। वे टाइम और सिचुएशन को नजर में रखकर डिसीजन लेते हैं। ऑथर ने ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि हम सब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं। इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पर कोशिश तब तक अधूरी है जब तक हम इसे ग्लोबली नहीं अपनाते। दूसरी क्वालिटी को बताते हुए ऑथर कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम आने पर हमें पेशेंस बनाए रखना है और बिना घबराए उस सिचुएशन का सामना करना है। ऑथर आगे कहते हैं कि मुसीबत के समय लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो हालात के सामने घुटने टेक देते हैं। अगर आप शांत रहते हुए मुसीबत के समय संयम से काम लेकर सही डिसीजन लेंगे तो आप मेंटली टफ बन सकते हैं। तीसरी क्वालिटी में ऑथर ने सेल्फ अवेयर की बात कही है। सेल्फ अवेयरनेस से हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि हम किस बात में कैपेबल हैं और किस बात में नहीं। सेल्फ अवेयरनेस हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और ऐसा काम करें जिससे हम फिजिकली और मेंटली रूप से हेल्दी रहें और किसी भी सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर सकें। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, होप फॉर द बेस्ट। बस ऐसा ही कुछ सिखाती है ये 4 क्वालिटी जो अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना सिखाती है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में कभी भी कुछ फिक्स नहीं होता। अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है जिसे हमें फेस करना ही होता है। ना तो इसके लिए हमारे पास कोई पहले से प्लान होता है और ना ही हम उसके लिए तैयार रहते हैं। यही वो क्वालिटी है जो हमें स्ट्रेंथ देती है और हमें स्ट्रांग बनाकर किसी भी मुसीबत का सामना करना सिखाती है। 5th क्वालिटी है अपने डिसअपॉइंटमेंट से उभर कर आना। ऑथर कहते हैं कि जो लोग मेंटली टफ होते हैं वे ना तो डिसअपॉइंटमेंट से निराश होते हैं और ना ही सिचुएशन के सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि वे स्ट्रांग विल पावर से अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। वे निराशा में भी आशा को नहीं छोड़ते। 6th क्वालिटी है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। ऑथर का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इमोशन में बहकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमें गुस्सा आ जाता है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि नेगेटिव फीलिंग हम पर हावी हो जाती है और हम अपने गोल से भटकने लगते हैं।
लेकिन अगर आप मेंटली टफ हैं तो आप ना तो डिसअपॉइंट होंगे और ना ही नेगेटिव फीलिंग आपको कंट्रोल कर सकेगी। 7th क्वालिटी आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना सिखाती है। जो लोग पॉजिटिव सोच को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं उनकी लाइफ वैल्यूबल हो जाती है। ऐसे लोगों में आशा की किरण हमेशा जलती रहती है। वे खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं और किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट ही देते हैं। ये है 7 क्वालिटीज जो हमने आपको बताई है। आपको इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि ऐसा करने पर आपके सामने क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि कोई भी मूवी बिना विलेन के पूरी नहीं होती। विलेन का काम हीरो के रास्ते में बाधा डालना है और हीरो का काम बाधाओं को हटाकर विलेन के इरादों को नाकाम करना है। हीरो का स्ट्रगल ही उसे कामयाब बनाता है। अगर हम मूवी में से विलेन को हटा दें तो मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट हीरो है उतना ही विलेन भी। और ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी है। रियल लाइफ से निकलकर जब भी हम रियल लाइफ में आते हैं तो हमें रोज बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम तो हमारी होती है और कुछ हमें दूसरों से मिलती है। और ये सभी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के विलेन बन जाते हैं। ऑथर ने ऐसे ही कुछ विलेन्स के बारे में बताया है जो हमारे अंदर ही रहते हैं और हमें सक्सेसफुल होने से हमेशा रोकते हैं। विलेन्स की काउंटिंग में फर्स्ट नंबर पर है सेल्फ गिल्ट की फीलिंग। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ गिल्ट हमें खुद को हेल्पलेस महसूस करवाता है। हम नेगेटिव फीलिंग में उलझते ही जाते हैं और हमें हमारी सिचुएशन सबसे बेकार लगने लगती है। हम बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। हम लड़ने के बजाय हार मानना सही समझते हैं। सेल्फ गिल्ट मेंटल टफनेस को डेवलप ही नहीं होने देती। दूसरा विलेन है सेल्फ डाउट। यह हमें उकसाता है कि हम अपनी एबिलिटी और स्किल पर डाउट करें। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वेटिंग लाइन में बैठे बैठे आप सोचते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या मैं उनके सामने खरा उतरूंगा? क्या होगा अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे नेगेटिव इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को कम कर देते हैं। ऑथर इसी बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ डाउट करना एक नेचुरल फीलिंग है और इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा सोचकर हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है और हार्ड वर्क करने के लिए हमें तैयार करता है। तीसरा विलेन होता है हमारा इनर क्रिटिक्स। यह आपके अंदर से आने वाली आवाज है जो आपको बताती है कि आप इतने कोई खास नहीं हैं, स्मार्ट नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं। यह आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप सक्सेस के लिए डिजर्व नहीं करते। इस सिचुएशन में आपको आपके हर काम में गलतियां दिखने लगेगी और तब मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए आपको एक चैलेंज के रूप में इसे एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। हमारे अंदर का चौथा विलेन होता है फियर यानी डर। ऑथर कहते हैं कि फियर कई सारे फॉर्म में हमारे अंदर ही रहता है और हम फेलियर से डरते ही रहते हैं। हम सक्सेस से डरते हैं। हम डरते हैं अनफैमिलियर और अननोन चीजों से जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है और हम सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये पॉजिटिव सोच को नेगेटिव सोच में बदल देती है। वहीं डर की फीलिंग मेंटल टफनेस को हर जगह लागू भी नहीं होने देती। लेकिन जब हम मेंटली टफ बन जाते हैं तो फिर लाइफ से फियर छू मंतर हो जाता है। पांचवा विलेन है लेजीनेस। वैसे आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमें रिलैक्स करने का मौका देती है। इससे हम खुद को रिचार्ज करते हैं। पर यह बात भी सच है कि ज्यादा लेजीनेस हमारी वर्क इफिशियंसी को कम कर देती है। इस बात को समझने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपका अलार्म सुबह बजता है तो तुरंत उठने की बजाय आप बार बार स्नूज बटन दबाते हैं। ऐसा करके आप लेजीनेस को ही डेवलप करते हैं और जब आप फाइनली बेड से उठ जाते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और फिर गिव अप करना बहुत आसान हो जाता है। विलेन की काउंटिंग में 6th नंबर पर आते हैं परफेक्शनिज्म। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप परफेक्ट बनना चाहते हैं? आपका आंसर हां होगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम एक परफेक्ट बने, अपना परफेक्ट प्रेजेंटेशन दें। एग्जाम, खेल का मैदान, बिजनेस, कुछ भी हो, हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग खुद में डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि वे परफेक्ट नहीं है, और कुछ लोगों के लिए यह एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। वे अपना बेस्ट देने में लगे रहते हैं ताकि उन्हें एंड में डिसअपॉइंटमेंट का सामना न करना पड़े। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम तब आती है जब हम मान लेते हैं कि परफेक्ट से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। ये एक तरह का सेल्फ हैरेसमेंट है जो आपके इनर क्रिटिक को हावी होने देता है। 7वां विलेन है इमोशनलिज्म। हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे इमोशन हमारे जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही बुरे विलेन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें एहसास कराते हैं कि कॉन्फिडेंस रखें। ऑप्टिमिस्टिक रहने और खुद पर भरोसा रखने से सब कुछ इजी लगने लगता है, जबकि नेगेटिव इमोशन लाइक एंगर, सैडनेस, जेलेसी हमें लाइफ को एंजॉय ही नहीं करने देते। ये भी सच है कि नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ का पार्ट है, इनके बिना हम अधूरे हैं। नेगेटिव इमोशंस को काबू करना आसान नहीं है। जितना हम नेगेटिव इमोशंस के आगे झुकते हैं उतना ही हम मेंटली वीक होते जाते हैं और हम हमारे जीवन की डिफिकल्ट सिचुएशन को तब हैंडल नहीं कर पाते। 8वां विलेन सेल्फ लिमिट बिलीफ, यानी अपने आप को डाउट करना। अक्सर हम खुद के बारे में कुछ सोच लेते हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी काम शुरू करने से पहले समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि आप मानते हैं कि आपकी उम्र बिजनेस शुरू करने के लिए अभी काफी ज्यादा है, या आपको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और बिना एक्सपीरियंस के तो आप फेल हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट आइडिया बेकार है, इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इस तरह आप खुद को कन्विंस करते हैं कि आप बिजनेस करने के काबिल ही नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र होती है? नहीं ना। और क्या बिजनेस शुरू करने के पहले आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी नई शुरुआत कर बिजनेस में सक्सेस पा लेते हैं। यही सोच हमें कुछ भी करने का हौसला देती है। वहीं अगर आप पहले से ही नर्वस हो जाएंगे तो सक्सेस भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारी पर्सनल ग्रोथ को रोक देती है और तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। ऑथर कहते हैं कि हो सकता है कि आपके लिए मेंटल टफनेस को पाने का वे मुश्किल और कई प्रॉब्लम से भरा हो, और इसके लिए आपको जरूरत होगी इंट्रोस्पेक्शन, पेशेंस, कंटिन्यूअस टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज की, जिन्हें आप सीख कर अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। पर एक बार जब आप इस सफर को पूरा कर लेंगे तो आप मेंटली टफ बनकर किसी भी सिचुएशन का सामना करने के कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन मेंटली टफ होने का सफर सिर्फ बातों पर नहीं रुकता। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है जो आपको मेंटली टफ बनाने के लिए हेल्प करेगी, और ऑथर ने ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज भी हमको बताई है जिससे हम मेंटली टफ बन सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में सबसे पहली एक्सरसाइज को हम जानते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे 8 एनिमी के बारे में लिखना है जो आपको परेशान करते हैं। आपका काम है उन पर विचार करना, उन्हें एक कार्ड पर लिखें और ऐसी जगह रख दें जहां से आप आते जाते उन्हें देख सकें। इस एक्सरसाइज से आप अपनी कमियों पर विचार कर उनको दूर भगाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपने ये सॉन्ग तो सुना होगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। ये सॉन्ग कितना इमोशनल है, इसे सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था, इमोशन का हमारी लाइफ से नाता परछाई की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, या यूं कहें कि हमारी लाइफ इमोशन से भरी हुई है। कभी कभी किसी बात को लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं तो कभी उन्हीं बातों से एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। खैर, यही लाइफ के अप डाउन भी है। थोड़ा सा फिल्मी होकर बोलें तो कभी खुशी कभी गम, यही जीवन के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नेगेटिव इमोशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पॉजिटिव इमोशंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक कंप्लीट पर्सन बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट 99% लाकर भी खुश नहीं होता, वहीं दूसरी ओर सिर्फ पासिंग मार्क्स लाकर दूसरा स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है। क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपनी सक्सेस पर खुश हों?
पर कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम अपनी सक्सेस पर खुश नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर हम जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। हमें इमोशन की सच्चाई का पता लगाना है, और अगर वे सच्चे नहीं हैं तो उन्हें छोड़ देना बेहतर होता है। इसे ही तो इमोशनल कंट्रोल कहा जाता है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं तो आप इमोशनल कंट्रोल में मास्टर बन जाते हैं, और आपको मेंटली टफ बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि यह सब कहना बहुत आसान है, पर इसे करना उतना ही मुश्किल। हाँ, हम समझते हैं कि यह बहुत टफ है, लेकिन इसे आप एक सिंपल एक्सरसाइज के द्वारा अपने ब्रेन को ट्रेन कर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग को स्वीकार करते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप अपने नेगेटिव इमोशन को छोड़कर खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये इमोशंस सही है? तीसरा सवाल, क्या आप मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं? चौथा सवाल, आप अपने इनर क्रिटिक्स का सामना कैसे करते हैं? पांचवा सवाल, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे खत्म करते हैं? ये सवाल हैं जिनका आंसर ही आपको मेंटली टफ बनाने में हेल्प करेगा। ये मास्टरी आपको पलक झपकते नहीं आएगी, पर अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इसके परफेक्शन को अपनी लाइफ में शामिल कर पाएंगे, जिससे आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल कर पाना आसान हो जाएगा। ऑथर ने आपके इमोशन को टेस्ट करने के लिए एक और एक्सरसाइज बताई है। इसमें आपको पहले तो अपने नेगेटिव इमोशन को एक पेपर पर लिखना है, और फिर उनको लेकर सोचें और पता लगाएं कि ये कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और एंड में आपको हर एक इमोशन के आगे लिखना है कि आप फ्यूचर में इन इमोशन पर कैसा रिएक्ट करेंगे। इसके लिए आप 15 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं। अगर आप वाकई में अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो ऐसा ना सोचें कि ये एक्सरसाइज कोई काम नहीं करेगी और इसे छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं। ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प जरूर करेगी। यही छोटी छोटी स्टेप्स आपके एम को पाने में कारगर है। मेंटल टफनेस के बारे में तो हम आपसे डिस्कस कर ही रहे थे, लेकिन अब इसके साथ साथ ऑथर ने हमको मेंटल रेजिलियंस के बारे में भी बताया है और इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी एक्सप्लेन किया है। मेंटल टफनेस और मेंटल रेजिलियंस में क्या रिश्ता है, अब आइए इसको समझते हैं। मेंटल रेजिलियंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, चलते चलते गिर जाता है, उसे चोट लगती है और वो कुछ देर रोता है, पर दोबारा वो खड़ा होता है और दुगनी एनर्जी से चलना शुरू कर देता है। यही तो है मेंटल रेजिलियंस, यानी कि आपके अंदर की वो क्वालिटी जो आपको फिर से उठने की इंस्पिरेशन देती है। अब इस बात को हम आपको ऑथर के दिए एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। एक आदमी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, तब वह ट्रैफिक सिस्टम को कोसने की बजाय एक इंस्पायरिंग ऑडियो बुक सुनने लगता है। वो इस बात से खुश होता है कि उसे जो अवसर मिला उसने उसको यूटिलाइज किया। मेंटल रेजिलियंस एक रिसोर्स है जिससे हमें फिर से अपने एम को पूरा करने की हिम्मत मिलती है, जबकि मेंटल टफनेस से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें इन दोनों का अपने फायदे के अनुसार यूज करना आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम में से कुछ लोग किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे लोग कभी कभी राई का पहाड़ बना देते हैं, पर सच्चाई तो ये होती है कि वो उस बात को आसानी से सुलझा सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग हमें नुकसान पहुंचाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम से पहले हम सभी पर बहुत सारे ख्याल हावी होने लगते हैं, जैसे क्या मैं टाइम पर एग्जाम हॉल में पहुंच पाऊंगा, क्या मुझे अपना एडमिट कार्ड रखना याद रहेगा, पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा रहेगा, और ऐसे ही कई सवाल जिसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। ये सोच का ऐसा दलदल है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अगर आप मेंटली टफ बनना चाहते हैं तो आपको इन विचारों को छोड़कर अपने आप को संभालना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी और कॉन्फिडेंट बने रहना होगा। हम सबके लिए फेलियर एक ऐसा शब्द है जिसे कोई पसंद नहीं करता,
ऑथर के लिए यह एक रिसोर्स है जिससे आप सीख लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये एक फीडबैक की तरह है जो हमें हमारी गलतियां बताता है। हमें फेलियर को उसी तरह अपनाना चाहिए जैसे हम सक्सेस को अपनाते हैं। इस तरह हमें अपने एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करने का मौका मिलता है। फेलियर को बर्दाश्त करना सीखें। यही नहीं कि हम अपने फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल दें। साथ ही हमें अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑथर ने फेलियर को समझने और उससे निपटने के लिए एक इजी एक्सरसाइज दी है जिसमें बस कुछ सवाल के जवाब आपको खुद से लेने हैं और फिर आप फेलियर से डरना नहीं, लड़ना सीख जाएंगे। आपको अपने 5 फेलियर बताने हैं, फिर बताना है कि क्या आप खुद को विचारों के दलदल में फंसा पाते हैं। क्या आप अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। आपको अपनी डायरी में यह लिखना है कि कैसे आप पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स कर सकते थे पर आप नहीं कर सके, क्या कमी रह गई और अगली बार उसका सामना कैसे करोगे। यहां हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें आप अपने बॉस को एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टाइम पर नहीं दे पाए। इसके लिए आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, पर पॉजिटिव अप्रोच ये होगी कि आप अपनी गलती को मान लें और अपने काम का फिर से रिव्यू करें। अपने वर्कलोड को देखें कि कैसे आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा आपको सभी 5 फेलियर के लिए करना है और जब आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे कुछ जरूरी बदलाव से आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम रोज कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ मुसीबत तो हल्की फुल्की होती है जिनको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, पर जब मुसीबत बड़ी होती है तो हम खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं। यहां तक कि हमारा खुद पर से भरोसा भी उठ जाता है। पर ऑथर के हिसाब से यह समय है जब हम साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, इमोशनल रेजिलियंस और इंपल्स कंट्रोल को परख सकते हैं। यह तैयारी हमें बुरे वक्त के लिए टफ बनाती है। इन सिचुएशन से हम मजबूत बनते हैं, जैसे लोहा भट्टी में तपकर मजबूत और शक्तिशाली बनता है। मेंटल टफनेस के लिए खुद से कभी झूठ ना बोलें। अपने एम के लिए हमेशा ट्राई करते रहें और पॉजिटिव रहें। ऑथर हमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताते हैं जो कि है द फिनिश कॉन्सेप्ट ऑफ सिसु। बात 1939 की है जब सोवियत आर्मी ने फिनलैंड पर धावा बोल दिया। सबको यह पता था कि सोवियत आर्मी के सामने फिनलैंड ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सोवियत आर्मी के पास फिनलैंड से कई ज्यादा टैंक थे, एयरक्राफ्ट थे और सोल्जर थे। पर इतिहास गवाह है कि फिनलैंड ने जो साहस दिखाया और जो कड़ी टक्कर दी वो एक मिसाल है। फिनलैंड ने सरेंडर करने की बजाय लड़ना पसंद किया। ये युद्ध सोवियत आर्मी के लिए इतना आसान नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। 3 महीने के संघर्ष के बाद फिनलैंड को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा, पर फिनलैंड ने जैसा साहस दिखाया वो काबिल तारीफ है। उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने लड़कर सरेंडर करना पसंद किया और इतिहास में वे अमर बन गए। सिसु के यही मायने हैं। पहला कि हमें तब भी कोशिश करनी चाहिए जब कोई आशा की किरण ना हो। दूसरा, कोई भी एक्शन लेने से पहले सर्कमस्टेंसेस को समझना जरूरी है। तीसरा, इमोशनल रेजिलियंस को अपनी लाइफ में शामिल करें। चौथा, जो प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है उसका अनुमान लगाकर उसके लिए खुद को तैयार करें। अगर आप ये इमेजिन करें कि आप फिनिश आर्मी के एक सोल्जर हैं, वार नजदीक है, मौसम बेहद खराब है, टेम्परेचर -40 डिग्री है, आपके पास लिमिटेड वेपन्स हैं, तो आप कैसे सोच समझकर एक्शन लेंगे। ऐसा करने से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकेंगे और अपनी कमियों को इंप्रूव कर सकेंगे। सिसु माइंडसेट का यह मतलब नहीं कि आप अपनी वीकनेस को इग्नोर कर दें और नकली शेर बन जाएं। सिसु माइंडसेट आपको अपनी सिचुएशन को पहचान कर डिसीजन लेने का तरीका सिखाती है ताकि हमें डिजायर्ड आउटकम मिल सके। इसको और बेहतर समझने के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे। तो चलिए अपना पेन और पेपर उठाइए और लिखिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या आप विचारों की दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका इनर क्रिटिक आपसे गिव अप करने के लिए कहता है,
या आप सिचुएशन को इग्नोर करते हैं? क्या आप एक्शन लेने में डिले करते हैं? क्या आपको फेलियर का डर होता है? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाते हैं, या फिर तुरंत खड़े होते हैं और मुसीबत का सामना करते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद से पूछकर पेपर पर लिखना है। आगे ऑथर कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में। हमें यह पता है कि जब हम बड़े गोल को पाने का मन बनाते हैं तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे ऑफर आते हैं जिससे हम अपने एम से भटक सकते हैं। ऐसे में हमें मेंटल टफनेस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, जिसे हम ऑथर के ही दिए गए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ फुल टाइम जॉब करता है, दिन भर की थकान के बाद जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसे असाइनमेंट पूरा करना है। फुल टाइम जॉब के बाद वो थका हुआ है। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, वो अपनी प्रेजेंट क्रेविंग को पूरा करे और मजे से सोफे पर बैठकर अपना टीवी प्रोग्राम देखे, या फिर वो उसके माइंड को ट्रेन करे ताकि वो लालच को छोड़कर अपना असाइनमेंट पूरा कर सके। यहीं पर आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिल जाएगा, और वो लेसन है एफर्ट और रिवॉर्ड का करेक्शन। जब हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अपनाते हैं तो हम हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं लो एफर्ट और हाई रिवॉर्ड के लिए। ऐसे में हम अपनी शॉर्ट टर्म इच्छा को पूरा कर लॉन्ग टर्म गोल से दूर होने लगते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमारी इमोशन पर कंट्रोल होना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें वक्त चाहिए, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन से निपटने के लिए 5 ऐसी टैक्टिक्स हैं जो ऑथर ने हमको बताई है। टिप नंबर 1, अपने गोल को पहचान ले और देखें कि आप इसे पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। टिप नंबर 2, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके गोल के लिए। अगर आप 10 किलो अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका रीजन होगा कि आप फिट और हेल्दी बनना चाहते हैं। यह आपको इनकरेज करेगा हेल्दी फूड खाने और एक्सरसाइज करने के लिए। टिप नंबर 3, आपको अब जरूरत है एक एक्शन प्लान बनाने की, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट कम करना है। दूसरा, आपको क्या और कितना खाना है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सुटेबल होगी। मतलब साफ है कि एक्शन प्लान के अनुसार आपको अपने गोल को अचीव करने की प्लानिंग करनी होगी, और यही एक्शन प्लान ही आपके रास्ते को आसान बनाएगा। टिप नंबर 4, टेम्पटेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। यहां विल पावर से काम नहीं चलेगा। अगर आप जंक फूड के आदी हैं तो इसे छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे खाने से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे डोपामिन हार्मोन के साथ एंडोर्फिन भी रिलीज होता है। ये जंक फूड का फाइन रिप्लेसमेंट हो सकता है। टिप नंबर 5, जब भी आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लें तो खुद को रिवार्ड जरूर दें। इससे आपके ब्रेन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ट्रेनिंग मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया है तो पहले दिन आप सिर्फ 3 मिनट एक्सरसाइज करें और खुद को रिवार्ड दें। रिवॉर्ड में आप 10 मिनट के लिए आपकी कोई भी फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाएं और खुद को इनाम देते रहें। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक ऐसा इंसिडेंट लिखना है जब आप टेम्पटेशन के आगे झुक गए और वो नहीं कर पाए जो आपको करना था। आगे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने कैसा फील किया जब आप टेम्पटेशन के आगे झुक गए। क्या आपने गिल्ट फील किया? दूसरे इंसिडेंट में आप अपने टेम्पटेशन पर कंट्रोल करते हैं और अपना इंपॉर्टेंट काम पूरा कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि आपने कैसा फील किया। क्या आपको खुशी हुई? क्या आपने अपने आप को स्ट्रांग पाया है? इस एक्सरसाइज का प्लस पॉइंट यही है कि हम अपने इंपल्स या टेम्पटेशन को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करें। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फिर घर आकर हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, ऑफिस में जाकर ऑफिस का काम करते हैं, शाम को आकर बच्चों के साथ खेलते हैं और यही उनकी डेली की साइकिल बन जाती है। ऐसे लोग अपनी रोज की वर्किंग कंडीशन से भी एंजॉय करते हैं। वो खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के साथ साथ हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते हैं।
वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो देर से उठते हैं, फिर उठते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, ऑफिस से देर से पहुंचते हैं, दिन भर थकान महसूस करते हैं और घर आकर एक कप चाय भी नहीं बना पाते हैं। उन्हें लाइफ बोर और उबाऊ लगती है। अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की हैबिट को पसंद करेंगे। उम्मीद है हेल्दी हैबिट को फॉलो करेंगे या नहीं। अगर नहीं तो घबराइए नहीं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। ऑथर यहां आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी काम की आदत बना लें तो फिर हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा और ये आदत जितनी पुरानी होगी वो उतनी टफ होती जाएगी, हमें कॉन्फिडेंस देगी, मेंटली स्ट्रांग बनाएगी और अपनी इच्छाओं पर काबू करने में हेल्प करेगी। गुड न्यूज यहां यह है कि गुड हैबिट किसी भी उम्र में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी हैबिट्स हमें पैदाइशी नहीं मिलती, उन्हें डेवलप करना होता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लियो बाबंटा ज़ेन हैबिट नेट के फाउंडर हैं। वो कहते हैं कि मेक इट सो इजी यू कांट से नो, यानी कि हमें अपने टास्क को बस इतना इजी बनाना है कि आप इसे आसानी से कर सकें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लिए टिप्स बहुत काम की है, जो न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के लिए काम आएगी। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज करना या एक्सरसाइज की हैबिट डालना, तो पहले दिन आपको सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करना है। दूसरे स्टेप में इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। हर एक्सरसाइज के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें। जब 10 मिनट तक एक्सरसाइज करना आसान हो जाए तो 15 मिनट एक्सरसाइज करें, बीच में 3 मिनट का गैप लें। इस तरीके से जैसे आपकी आदत बन जाती है, फिर इसे आप अपने हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। ऑथर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मान लीजिए आपका ध्यान पहले से बेहतर हो गया है। आप 1 घंटे काम कर सकते हैं, पर फिर भी लंबे समय तक काम के बीच कुछ देर आराम करना ठीक रहता है। जब आप 45 मिनट काम करें तो 10 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार रिपीट करें, फिर देखें किस तरह से आप खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। इतना करने पर भी अभी यहां आपका काम पूरा नहीं होता। अभी आपको कुछ ऐसे ट्रिगर एक्शन डेवलप करने हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम के बीच में जब भी आप ब्रेक लेना चाहें तो हो सकता है आप अपना फेवरेट शो देखने लग जाएं, पर तब आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह उस वक्त आप एक इंस्पायरिंग सॉन्ग सुने और ध्यान रहे कि सॉन्ग के खत्म होने के बाद ही आपको अपना काम पूरा करना है। इससे यह होगा कि सॉन्ग और आपके काम के शुरू करने के बीच एक रिलेशन बन जाएगा। आपको काम करने की एक रिदम मिल जाएगी। आप अपने ही वर्क को एंजॉय करने लगोगे। हमारे अंदर बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, पर हमें उनमें से उन हैबिट्स को चूज करना है जो हमें मेंटल स्ट्रेंथ देती है, जिसमें से पहली हैबिट है मिस्टेक्स को भुलाना। ऑथर कहते हैं कि जिस पर हमें काम करना है वो है हमारा प्रेजेंट। हमारे पास्ट का उस पर असर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे आज और आने वाले कल पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जो हमें आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। पुरानी बुरी यादों को भुलाकर हमें अपने माइंड को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। पुरानी मिस्टेक से सीख लें। यही पुरानी यादें आपको रास्ता दिखाएंगी कि कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी हैबिट हमारे नेगेटिव इमोशंस पर हमें नजर रखना है। नेगेटिव इमोशन को हमें हमारे अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये इमोशन हमारे एनिमी नहीं, बल्कि ये हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा है। इन्हें कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। तीसरी हैबिट में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। इसका मतलब है कि अगर आप सोच लेते हैं कि आप ये काम कर लेंगे तो आप कर लेते हैं, और अगर आप सोचते हैं नहीं तो आप नहीं कर पाते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप राइट हैं, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आपसे कोई भी काम करवा सकता है। उन्होंने पाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और उसी कॉन्फिडेंस की कमी से फेल भी हो सकते हैं। चौथी हैबिट है आपको हमेशा थैंक यू बोलने की आदत डालना चाहिए। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और प्रॉब्लम को करेज के साथ आप फेस कर सकेंगे। जब भी मौका मिले तो हर किसी को थैंक यू जरूर कहें। हर छोटी विक्ट्री को एंजॉय करें। इस प्रैक्टिस को हम ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं। पांचवी हैबिट है अपने अंदर टॉलरेंस को डेवलप करना। अगर आप कोई भी न्यू हैबिट डेवलप करते हैं तो आपके सामने परेशानियां आती है। उनमें से एक खास परेशानी यह होती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, जो हमारे टॉलरेंस लेवल को डेवलप करती है। इससे आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप भी मेंटली टफ हो सकें
ऑथर ने एक्सरसाइज में बताया है कि आप 3 हैबिट्स को लिखें जिन्हें आप डेवलप करना चाहते हैं। अब हर हैबिट के सामने 3 चीज लिखें कि उन हैबिट को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपको पहले 5 अनजान लोगों को हेलो बोलना है। दूसरा, जब भी आपका इनर क्रिटिक हावी होने लगे तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में इवैल्यूएट करें। तीसरा, आप अपने प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करने की बजाय दूसरों को ना कहने की आदत डालें। इसके लिए आप 15 मिनट का वक्त ले सकते हैं। यकीन मानिए, इस एक्सरसाइज से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप बेटर फील करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सबके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बस जरूरत होती है इसे डेवलप करने की, इसे पहचानने की, ये सवाल पूछने की, अगर ये काम कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। खुद पर भरोसा करना कॉन्फिडेंस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें हमारी एबिलिटी, नॉलेज, टैलेंट और कॉन्फिडेंस से मिलता है। इस बात को हम ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप खाना बनाना पहले से जानते हैं और आपको अपने फ्रेंड के लिए खाना बनाने के लिए कहा जाए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप खाना बनाना नहीं जानते हैं और तब आपको खाना बनाने के लिए कहा जाए तो आप परेशानी और स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अब आपको खाना बनाना है और आपके पास एक मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे कुक होंगे तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का बैलेंस में रहना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो हम रॉन्ग डिसीजन भी ले लेते हैं। वहीं जब हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं तो दूसरे के ओपिनियन को इग्नोर करते हैं और अपनी वीकनेस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दूसरी ओर अंडर कॉन्फिडेंस में हम रिस्क लेना अवॉइड कर दूसरों के ओपिनियन से चलते हैं। तब हमारी वीकनेस हार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर सेल्फ असेसमेंट भी करते रहें। हमें खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सिचुएशन के हिसाब से ठीक था? मैं क्रिटिसाइज होने पर कैसा रिस्पॉन्स करता हूं? क्या मैं चैलेंज लेने से डरता हूं? क्या मैं अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करता हूं? जब मैं कोई प्रॉब्लम में होता हूं तो क्या नर्वस या डर जाता हूं या फिर मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं? इस असेसमेंट से आप पता कर पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वे कौन से लूप होल्स हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नई सिचुएशन में आप पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। इससे आपका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता है और हम अपने नेगेटिव इमोशन पर कंट्रोल कर पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहकर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा दूसरों से राय लेने पर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचती है और हम अपने नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज और एडेप्टेबिलिटी पर शक करने लग जाते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस है तो आप खुद को सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फ असर्टिव फील करेंगे। इससे आप किसी भी अनसर्टेनिटी का सामना कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस को और अच्छे से समझने के लिए भी ऑथर ने एक एक्सरसाइज हमको बताई है, जिसमें आपको आपका पेन और पेपर उठाना है और एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप बताएंगे कि कौन सी चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करती है। हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हमारी लिस्ट भी अलग होगी। फिर हर एक के आगे लिखना है कि आपके हर्ट करने वाले आइटम का असर कैसे कम किया जाए जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से जूझ रहे हैं तो आपको इनर क्रिटिक्स को बताना होगा कि यह गलत है, मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। आखिर में आपको हर एक आइटम का एक समय लेना होगा। फिर आपके एक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ा आपको ये पता करना है। इन सभी एक्सरसाइज की आपको बार बार और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। अब आप सब तैयार हो जाइए एक नए टॉपिक को समझने के लिए। ये टॉपिक बताएगा कि कैसे आपका एटीट्यूड आपके मेंटल टफनेस पर असर डालता है। ऑथर कहते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसका एटीट्यूड या नजरिए का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसको और अच्छे से समझने से पहले हम आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट बताते हैं, जो कि है वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आपका चरित्र कमजोर बन जाता है। आप इस कोट को कनेक्ट कर पाए? अरे सिंपल है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम हर चीज को गलत नजरिए से देखेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हमारे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड से कॉन्फिडेंस आता है, जो कि मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है।
अच्छा, अगर आप मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान के फैन हैं तो मैं आपको एक डायलॉग सुनाना चाहता हूं जिसको सुनते ही आपको सलमान खान की याद आ जाएगी। एक फिल्म में वे कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इस डायलॉग में एक खास वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट की मीनिंग है वादा करना। जब हम कुछ कमिट करते हैं तो उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। यदि आपने एक साइड बिजनेस शुरू किया है और आपका कमिटमेंट है उसे सक्सेसफुल करना, तो आप दिन रात एक कर देंगे उसे सक्सेस करने के लिए। और ये सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप अपने गोल में शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को ऑब्स्टिकल नहीं बनने देंगे। इसके उलट कमिटमेंट की कमी की वजह से आप आसानी से हार मान लेते हैं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। कमिटमेंट के बाद हमें सीखना है कि कैसे हम अपनी सक्सेस और ग्रोथ को कंटिन्यू रखें। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो उसकी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यही रीजन होता है कि मेंटली टफ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। मेंटली टफ लोग अपनी एबिलिटी पर विश्वास करते हैं और हमेशा नया सीखते रहते हैं। वे शायद ही कभी गिव अप करते हों। और लास्ट एलिमेंट जो हमारे एटीट्यूड पर असर करता है वो है ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब होता है आभार जताना। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप अपने आसपास ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हमारी नजर में एक लड़का है देवेंद्र, जो हमेशा दुखी रहता है। जब वो घर पर रहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। खेलने जाता है तो थक जाता है। जब टीवी देखने जाता है तो लाइट चली जाती है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसे लोग सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं। अपने टैलेंट और एबिलिटीज को पहचानने की बजाय खुद को निराशा के दलदल में फंसा लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं और फिर इस माइंडसेट में मेंटल टफनेस डेवलप नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड का सहारा लेकर हम खुद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बना के रख सकते हैं और हम हमारे फेलियर, मिसफॉर्चून और बुरे वक्त के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। आज के बाद जब भी आप सेल्फ पिटी फील करें तो खुद से पूछें, क्या सेल्फ पिटी करना सही है या फिर आप अपने एबिलिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। कंप्लेंट करना बंद करें। आपके जीवन के अच्छे वक्त को याद करें। अपनी फैमिली मेंबर को बातें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑथर ने हमको एक और अच्छी एक्सरसाइज बताई है ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को और स्ट्रांग कर पाएं। अब आपको ऐसी 5 चीजें लिखनी है जो भी अच्छा काम आपने किया हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसे आज आपका एग्जाम अच्छा हुआ, आज आपने अपनी गाड़ी धोई। इस एक्सरसाइज को करके आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे। इसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी 5 नई चीजें आपने सीखी। इसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे नई डिश बनाना, कोई भी नया सॉन्ग तैयार करना और भी बहुत कुछ जो आपको पसंद हो। इस एक्सरसाइज से आप महसूस कर सकेंगे कि आपकी एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। चलिए एक्सरसाइज में ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। आप लिख सकते हैं कि आपने अपने ऑफिस में आज अच्छा परफॉर्म किया या फिर आज आपने अपना इलेक्ट्रिक बिल भर दिया। इस एक्सरसाइज से आपको ब्रेन को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग मिलेगी। दोस्तों, हम आपको इस एपिसोड में मेंटल टफनेस और आपके क्रिटिक्स के बीच के रिलेशन के बारे में बताएंगे। इन क्रिटिक्स का काम है हमें जज करना, हमें बताना कि आप गलत हैं, अच्छे नहीं हैं या हम लायक नहीं हैं। ये बिना आवाज किए आपके अंदर फियर और एंजाइटी पैदा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम सबके पास हमारा इनर क्रिटिक होता है और इसका काम है चुपचाप बैठकर उस मौके का इंतजार करना और मौका मिलने पर हमें बताना कि हमारे डिसीजन ठीक नहीं है। आप हमेशा गलती करते हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे इनर क्रिटिक को कंट्रोल में रखें, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को प्रमोट करते हैं। जब हमारे इनर क्रिटिक कंट्रोल में होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि कहां हम गलत हैं और कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये हमें जज कर हम में इंप्रूवमेंट लाते हैं। बस हमें उन सिग्नल्स को समझना है जिससे ये पता लग जाए कि हमारे इनर क्रिटिक कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। चलिए आपको उन सिग्नल्स के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप इनर क्रिटिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला सिग्नल है, जब हमारा इनर क्रिटिक हम पर हावी हो जाता है तब हम परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इनर क्रिटिक को एक बच्चे से कंपेयर करना चाहिए।
जब भी बच्चा बोर होने लगता है तो वह डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। वैसे ही हमारे इनर क्रिटिक हमें भी डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं और हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। ये इनर क्रिटिक हमें पिंच करते हैं, हमारा फ्यूचर बताने लगते हैं, जैसे अंदर से आवाज आएगी, आप एग्जाम में फेल होने वाले हैं, आप अपना जॉब खोने वाले हैं और पता नहीं क्या क्या। सेकंड सिग्नल यह होता है कि जब इनर क्रिटिक आपको गिल्ट फील करवाए, आप एहसास करने लगते हैं कि जो डिसीजन आपने लिए हैं वो सक्सेस नहीं होंगे, आप एक कंप्लीट फेलियर है। जबकि थर्ड सिग्नल इनर क्रिटिक का यह होता है कि जो झूठ है उसे सच साबित करना। जैसे अगर आप एग्जाम में बी ग्रेड लाते हैं तो आपका इनर क्रिटिक आपको एक फेलियर बताएगा। वैसे ही अगर आपने खाना बनाया है और वो परफेक्ट से थोड़ा कम है तो भी आपको फेलियर साबित करेगा। इनर क्रिटिक आपके काम और आपके फ्यूचर को हाईलाइट करता है और साथ ही ये नेगेटिविटी से भरा होता है। अगर आपका प्लान एक लड़की के साथ डेट पर जाने का है तो आपका इनर क्रिटिक आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की आपको ना कहेगी। आप ये समझने लगोगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े लूजर हो। ऑथर कहते हैं कि अब हमें यह सीखना है कि कैसे हम अपने इनर क्रिटिक को शांत करें। पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आपका इनर क्रिटिक कुछ कहे तो उसे परखें कि क्या वो सही कह रहा है। इससे हमारे इनर क्रिटिक को हावी होने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा काम यह है कि आपको आपके इनर क्रिटिक से सबूत मांगने हैं, क्या इनर क्रिटिक की बात में कोई आधार भी है या नहीं। तीसरा, पॉजिटिव सोचें और खुद को समझाएं कि इनर क्रिटिक जो दावा कर रहा है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपका इनर क्रिटिक आपको समझाएगा कि आपसे यह ना हो पाएगा, आप पहले ही बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं, आप कितनी बार इस काम में फेल हो चुके हैं और एक दिन आएगा जब आप टूट जाएंगे। लेकिन आपका काम खुद को यह भरोसा दिलाना है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो जरूर इंप्रूव करूंगा और इसमें टाइम लगेगा पर मैं हार नहीं मानूंगा। चौथा काम यह है कि आपको नेगेटिव लोगों की कंपनी से दूर रहना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी हमारे कैरेक्टर पर असर डालती है। यदि हमारी कंपनी नेगेटिव लोगों के बीच है तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम निराशावादी, उदास और डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो प्रोडक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा करने से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। और पांचवा तरीका यह है कि आपको इनर क्रिटिक को शांत करने के लिए आप एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाएं और जब आपका इनर क्रिटिक कोई भी नेगेटिव बात करे तो ऐसे समझाएं कि आप अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हैं, पर असल में आप अपने आप को इनडायरेक्टली समझा रहे होते हैं। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद को बुरा भला कहते हैं, पर यदि हमारे किसी क्लोज फ्रेंड से मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे समझाते हैं, कोई बात नहीं, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। अगर आपने इनर क्रिटिक को अच्छे से समझा तो अब आपके लिए अपने इनर क्रिटिक को कंट्रोल करना आसान हो गया होगा। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी काम की महारत प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपने इनर क्रिटिक को शांत करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑथर कुछ एक्सरसाइज लेकर आए हैं। चलिए लिखिए ऐसे 10 एग्जाम्पल जिससे पिछले हफ्ते आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक एक्सपीरियंस की थी। क्या आपने खुद से कहा कि मैं अपना वेट कभी नहीं घटा पाऊंगा, मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है। ऐसे 10 एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको उनके सामने उनके उपाय लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि अगर मैं जंक फूड छोड़ दूं और प्रॉपर एक्सरसाइज करूं तो निश्चित ही मेरा वजन कम होगा और मैं पहले से खुद को हेल्दी और फिट महसूस करूंगा। इस एक्सरसाइज से आप इनर क्रिटिक को बताएंगे कि उसके सारे दावे गलत हैं और हम कोशिश करें तो ये सब पॉसिबल है। विल पावर और मोटिवेशन ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं। यहां ऑथर का मकसद आपके विल पावर और मोटिवेशन की बारीकियों को समझाकर उनका फायदा उठाना सिखाना है। अगर आप 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो हो सकता है पिज्जा खाना आपको भारी पड़ जाए। ऐसे में विल पावर आपको पिज्जा खाने से रोकेगा और मोटिवेशन हमें हमारे एम की ओर बढ़ने के लिए कन्विंस करेगा। इससे हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। विल पावर का हमारे शरीर में क्या काम होता है, इसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि विल पावर हमारे शरीर में एक तरह से फ्यूल का काम करता है। जब हम सुबह उठते हैं तो ये फुल रहता है और धीरे धीरे शाम तक आते आते कम हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि क्या आप इसे अच्छी तरह समझा सकते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सुबह सुबह वॉक पर जाना पसंद करेंगे या टीवी देखना, तो आप जवाब देंगे मैं मॉर्निंग वॉक पसंद करूंगा। पर यही सवाल आपके ऑफिस से आने के बाद पूछा जाए
तो आप शायद टीवी देखना पसंद करेंगे। ऑथर कहते हैं कि एक रिसर्च में पाया गया कि जब सुबह जज का मूड अच्छा होता है तो वो ज्यादा पैरोल की एप्लीकेशन पर साइन करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है वो एप्लीकेशन को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। इससे एक बात साबित होती है कि हम जितने ज्यादा डिसीजन लेते हैं धीरे धीरे उतना ही हमारा विल पावर कम होता जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन को कल सुबह के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं तो हमारा मन खूब मेहनत करने को करता है। हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं, पर जब उन प्लान पर काम करने की बारी आती है या मेहनत करने की बारी आती है तो हम बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस, मेहनत, समय और पैशंस की जरूरत होती है। ऐसा हम ज्यादातर फील करते हैं कि मोटिवेशन का जादू कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए ऑथर ने ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताई है जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। ये ट्रिक्स इजी और काम की है, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे मोटिवेशन और विल पावर की कमी में भी हम अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक रूटीन को फॉलो करना होगा जो बाद में चलकर आपकी हैबिट बन जाएगी। एक बार जब आपकी हैबिट बन जाती है तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। फिर हमें हमारे विल पावर या मोटिवेशन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। हम हमारी हैबिट्स पर भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए एक और एक्सरसाइज आपके सामने पेश है। जब भी आपको लगे कि आप अपने गोल से भटक रहे हैं तो 5 मिनट मेडिटेशन करें। इसके लिए आप आंख बंद कर अपनी सांसों पर फोकस करें। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रेन करेगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको मोटिवेट करती है। ये एक मोटिवेशनल बुक भी हो सकती है जिसे आप पढ़ना पसंद करें, या कोई ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो उसे आप सुन सकते हैं। ठीक इन एक्सरसाइज के अपोजिट आपको ऐसी 5 एक्टिविटी भी लिखना है जिससे आपका मोटिवेशन लॉस हो। उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। यकीन मानिए यह एक्सरसाइज आपको अवेयर करेगी ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। इसके लिए आप खुद को 10 मिनट जरूर दें। तो आपने सुना कि सिंपल सा दिखने वाला वर्ड मेंटल टफनेस की कनेक्टिविटी हमारी लाइफ के कितने एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं हमें पता चल रहा है ये जो वर्ड है जैसे मोटिवेशन, विल पावर, हैबिट, सेल्फ डिसिप्लिन आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद इनकी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो चलिए हम पता करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट जिसने सालों कड़ी मेहनत के बाद यह मुकाम पाया है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन या उसका विल पावर है? इसका जवाब दोनों में से कोई भी नहीं है। क्या आप ये सुनकर चौंक गए? इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। ये भी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप कल सुबह 4:30 पर उठने का मन बनाते हैं, जबकि आप देर तक भी सो सकते हैं। अभी यहां आपकी विल पावर आपको 4:30 पर उठने में मदद करेगी। पर अगर आप रोज 4:30 पर उठना चाहते हैं तो इसमें डिसिप्लिन आपकी मदद करेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहे हैं जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर बन जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको टाइम और एफर्ट की जरूरत है। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी। आपको यह सोचना है कि आगे आने वाले समय में आपके लिए यह हैबिट हेल्पफुल होगी। चलिए मैं आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स शेयर करता हूं। सीक्रेट नंबर 1, ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटका सकती है उनसे छुटकारा पा लें, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, बुरे दोस्तों की कंपनी और साथ ही लेजीनेस छोड़ दें। सीक्रेट नंबर 2, आपको छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शुरू करें। अगर आपको एक पहाड़ को खिसकाना है तो पहले आपको छोटे पत्थर को हटाना होगा। हम सब जानते हैं कि यह हैबिट एक दिन में नहीं बनती, इन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं। छोटे स्टेप्स के साथ छोटी सक्सेस आती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। यह आपको ड्राइवर सीट पर बैठाती है और आपकी फीलिंग आपकी कंट्रोल में होती है। इसलिए कहते भी हैं स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस व्हाइल बिग स्टेप्स कीप अस स्टक। यानी कि छोटे छोटे स्टेप बिग चेंज ला सकते हैं, जबकि बड़े स्टेप कभी कभी मुसीबत में भी डाल देते हैं। इसीलिए सक्सेस पाने के लिए छोटी शुरुआत करें। सीक्रेट नंबर 3, अपने गोल तक पहुंचने का एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान उतना ही जरूरी है जितना स्मॉल स्टेप्स लेना। एक्शन प्लान कॉम्प्लिकेटेड ना होकर बहुत सिंपल होना चाहिए।
अगर आपने डिसाइड किया है कि आप रोज रात में डायरी लिखेंगे तो इसके लिए आप कैलेंडर में मार्क करेंगे। बस 15 मिनट आपको डायरी लिखने में देने हैं। सीक्रेट नंबर 4, डिस्कंफर्ट को फेस करने की आदत डालें। आपने महसूस किया होगा जब भी आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना चाहते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को फेस करना ही होगा, और देखा जाए तो यह जरूरी भी है क्योंकि आप इससे टॉलरेट करना सीखते हैं। अगर हमें जंक फूड खाने की इच्छा होती है तो हम खा लेते हैं, अपनी जॉब से बोर हो जाते हैं तो जॉब छोड़ देते हैं। ऐसा करना सेल्फ डिसिप्लिन के खिलाफ है। जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड और ट्रबल्ड फील करें तो इन फीलिंग्स को अवॉइड न करके इन्हें पहचानने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपने इंपल्स को कंट्रोल कर सकेंगे। सीक्रेट नंबर 5, अगर आपने किसी स्कोर या टास्क को पूरा करने का मन बना लिया है तो उसे पूरा करें। इसके 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला, आप टास्क पूरा नहीं करना चाहते। दूसरा, इसके अलावा आप दूसरा कुछ और भी नहीं कर सकते। इसका मतलब टास्क पूरा करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सीक्रेट जानने के बाद आपको इस पर काम करना है। इसके लिए ऑथर ने हमको एक्सरसाइज भी बताई है। आप अपना पेन और पेपर उठाइए और 15 एक्टिविटी लिखिए जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जैसे आप लिख सकते हैं, सुबह उठने के बाद अपना बेड जमाना, ऑफिस की गॉसिप से दूर रहना, काम के वक्त फोन को इग्नोर करना और भी बहुत कुछ। आने वाले 1 सप्ताह तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए रोज 10 मिनट का समय बहुत है जो हमें इस एक्सरसाइज के लिए देना है। मेंटल टफनेस हार्ड टाइम से फाइट करना सिखाता है। यह हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना और लाइफ के सेटबैक को फिल करने के लिए इंस्पायर करता है। इतना ही नहीं, मेंटल टफनेस हमारे प्लान पर हम कायम रहें और गिव अप ना करें, यह भी सिखाता है। ऑथर ने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए कि अगर किसी की जॉब छूट गई है या कोई डिवोर्स की प्रोसेस से गुजर रहा है या किसी ने अपने को खोया है। ऐसी स्थिति में मेंटल टफनेस आपको हार ना मानने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी एक दिन आप अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ढेर सारे डोनट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट खा लेते हैं, तो इसके बाद ये श्योर है कि आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे और आपका इनर क्रिटिक आपको सजेस्ट करेगा कि आप डाइटिंग ना करें। लेकिन आपको अपनी इस गलती को एक छोटा सा सेटबैक समझना है और नेक्स्ट डे से फिर से हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। हम ये जानते हैं कि डटे रहना मुश्किल होता है, इसीलिए अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि वे कौन से कारण हैं जो हमें गिव अप करने के लिए उकसाते हैं। ऑथर ने 5 रीजन बताए हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ गोल्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके बिना भी हमारा काम चल जाता है और हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते, और जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो हम उन्हें छोड़ना बेहतर समझते हैं। ऑथर इसे सही ठहराते हैं क्योंकि उन्हें छोड़ने में ही समझदारी होती है, क्योंकि इससे आपके बड़े गोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आप अपना गोल पूरा करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी से इसे पूरा करें। सेकंड रीजन यह है कि हम हमारे टेम्पटेशन के आगे सरेंडर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो हमारी टेम्पटेशन पूरा खेल बिगाड़ देती है। हम में से कोई भी हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहता है तो जंक फूड का टेम्पटेशन आपके ब्रेन को कन्विंस करता है कि अगर मैं थोड़ा सा जंक फूड खा लूं तो कुछ नहीं होगा, कल से मैं पक्का ज्यादा एक्सरसाइज कर लूंगा। यहां तक कि हम ये भी सोच लेते हैं कि आज आखिरी बार जंक फूड खा लेता हूं, इसके बाद कभी नहीं खाऊंगा। ऐसा करने से अपनी ब्रेन को सरेंडर करने की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि मेंटल टफनेस का दुश्मन है। आप इसके बजाय अपने ब्रेन को शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करने की ट्रेनिंग दें। थर्ड रीजन है हमारे गिव अप करने का कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम उन चीजों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो कम मेहनत और कम समय में पूरी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। हम हमेशा इजी रास्ता चुनते हैं और ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, ऐसा करने में कोई खराबी नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आसान रास्तों पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जिनमें सोशल मीडिया, वेब सीरीज, हमारे फोन और कभी कभी हमारी हॉबीज भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। लेकिन हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर सकें। इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि कोई भी अच्छी हैबिट डेवलप होने में टाइम लेती है। फोर्थ रीजन है गिव अप करने का कि हम आउटकम या रिवार्ड के बारे में अनक्लियर होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं,
आप मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छे ग्रेड्स के कॉलेज मिले और आप एक अच्छा जॉब पा सकें। आप जंक फूड को अवॉइड करते हैं जिससे आपका वजन कम हो और आप पहले से ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील करें। जब भी हम आउटकम के बारे में क्लियर होते हैं तो हम डिस्ट्रक्शन वाली चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और जब हमें मिलने वाले रिवार्ड का पता होता है तो हम उसे ज्यादा जिम्मेदारी और अवेयरनेस के साथ करते हैं। फिफ्थ रीजन है हमारा जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना। जब हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो हम आने वाली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ठीक से नहीं पहचान पाते और हम तैयार नहीं रहते हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए, और आखिर में हम निराश होकर गिव अप कर देते हैं। ये सही है कि हम नहीं जानते कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे रास्ते में आएगी, फिर भी हम जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव न बने क्योंकि ये आखिर में हमें गिव अप करने के लिए मजबूर करता है। जब भी आप गिव अप करने की सोचें तो खुद से ये 5 क्वेश्चंस पूछें कि आप गिव अप क्यों करना चाहते हैं। क्या इसमें बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है? क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा? अगर आपको पता होगा तो आप रीजनेबल डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा सवाल, क्या आपको आपके एफर्ट का सुटेबल रिवार्ड मिलेगा? अगर हां तो आप इस डिस्कंफर्ट को झेल सकते हैं। तीसरा सवाल, आपको खुद से पूछना है कि इस काम को करने का मेरा क्या पर्पस है। कभी कभी हम गोल को पाने में इतना खो जाते हैं कि हम हमारा पर्पस ही भूल जाते हैं। ऐसा करने से हम अपना पर्पस याद रखकर अपनी कोशिश जारी रखेंगे। चौथा सवाल, क्या आप किसी टास्क को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका आउटकम आपकी उम्मीद से कम होगा, या फिर आपका नजरिया बदल चुका है? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसे ऑथर वेबसाइट बनाना सीखता है पर आगे चलकर उसका इंटेंशन बदल जाता है और उसका इंटरेस्ट वेबसाइट बनाने में नहीं बल्कि अब से वे खुद का एक वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी और से खुद का वेबसाइट बनवाते हैं। ऐसा करके वो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। अगर आपका भी विजन चेंज हो चुका है तो गिव अप करना एक राइट ऑप्शन हो सकता है। पांचवा सवाल, क्या आप कभी पछताते हैं कि आपने एफर्ट क्यों नहीं किया? इस बात को समझाने के लिए ऑथर अपना ही एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि एक बार मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगा। 1-2 दिन बाद ये बात आई गई हो गई। 1 साल बाद जब मुझे घुटने का दर्द हुआ तब मैं सोच रहा था कि काश मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू की होती, हार ना मानी होती तो आज मैं हेल्दी होता। क्या आप भी रिग्रेट करते हैं? तो अपने कमिटमेंट पर फिर से विचार करें। यहां मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि गिव अप करना गलत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि हम अपना उस चीज के प्रति नजरिया बदल लें या उसे पाना हमारे लिए जरूरी ना हो। इतनी सारी बातों के बाद अब चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। आपको सोचना है एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपोजिट सिचुएशन को पार करते हुए सक्सेस की हाइट पर पहुंचा है। चलिए इसके लिए हम मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। जब माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में थे तो उन्हें बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। इस एक्सरसाइज में आप उनके एफर्ट, फ्रस्ट्रेशन और उसके बाद उनकी सक्सेस के बारे में लिखें। अब आपको खुद की एक और सिचुएशन बतानी है जिसमें आप गिव अप कर देते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। आपको यह भी लिखना है कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। अब बात उसकी जिसको कोई पसंद नहीं करता, यानी बोरियत। अब आप ही बताइए, आखिर बोर होना किसे अच्छा लगता है? लेकिन ऑथर ने यहां बोरियत की पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया। ऑथर ने बोरियत के भी फायदे गिनवाए हैं। कैसे, वो हम जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि बोरियत को हम अब तक नेगेटिविटी से जोड़ते आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक गलत धारणा है। बोरियत एक स्वाभाविक और जरूरी फीलिंग है। अब हम सीखेंगे कि कैसे इस बोरियत का यूज कर हम हमारे अंदर नए स्किल डेवलप करें। जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अपने चरम पर होता है, पर धीरे धीरे यह इंटरेस्ट कम हो जाता है और हम बोर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हमारा ब्रेन नई चीजों से एक्साइटेड होता है और जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा करने से हमारा ब्रेन ऑटो मोड पर चला जाता है। पते की बात यह है कि बोरियत के बिना आप कोई भी स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर आप गिटारिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि कितने सालों के रियाज के बाद आप एक सक्सेसफुल गिटारिस्ट बने हैं। आपने जरूर ही हद से ज्यादा बोरियत का सामना किया होगा। आगे आप सुनेंगे कि मास्टरी क्यों जरूरी है। मेंटल टफनेस के लिए जब हम किसी भी स्किल में मास्टरी कर लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे हम आने वाले ऑब्स्टिकल्स और कॉम्प्लिकेशन को आसानी से संभाल लेते हैं
ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक सिंगर हैं तो बिना घबराए आप कोई भी गाना सुना सकते हैं। ऐसे में आप खुद पर विश्वास करते हैं। पर अगर आप एक बिगिनर सिंगर हैं तो स्टेज पर आप घबरा जाएंगे। इसका रीजन है कि आप अपनी कला में एक्सपर्ट नहीं हैं। इससे आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है जो हमारे परफॉर्मेंस को खराब करती है। ये बात साबित करती है कि मास्टरी कितनी जरूरी है मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए। अब हम जान चुके हैं कि किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए बोरियत कितनी जरूरी है। पर बोरियत तो बोरियत है, कोई भी इसे झेलना नहीं चाहता। पर हम कुछ ऐसी रेमेडी यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ध्यान गोल पर हो, ना कि बोरियत पर। जब हमें लगे कि हम बोर फील कर रहे हैं तो हमें सोचना है कि हम ये टास्क क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा और ये काम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के समय आपको यह सोचना है कि यदि आप सिंगर बन गए तो आप अपना एल्बम बना सकते हैं या कोई कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको बोरियत को टॉलरेट करने की शक्ति मिलेगी और आप लॉन्ग टर्म गोल को पूरा कर सकेंगे। दूसरा, आप अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करें। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, इसमें रिवार्ड का प्रावधान भी किया जा सकता है। यदि आप सिंगिंग सीख रहे हैं तो आप गाने के मुखड़े को तब तक गाएंगे जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाएं। फिर खुद को रिवार्ड दें। एक दूसरी काम की टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके माइंड को ट्रेन करता है कि कैसे आप फोकस और रिलैक्स्ड रहें। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आपको लिखनी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स जो बोरियत से रिलेटेड है, जैसे बेचैनी, निराशा, शांति, गिल्ट। इसके बाद नेगेटिव इमोशन का कारण जानें। जैसे यदि आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो आप बोर होते हैं, इसका कारण पता करें। हो सकता है कि आप खाली बैठे हों और इस कारण बेचैनी हो रही है। आप इस खाली टाइम को यूज करके भी रिलैक्स रह सकते हैं। दोस्तों, फेलियर के क्या मायने हैं? कैसे फेलियर हमारा बेस्ट टीचर है। जब भी हम फेलियर को फेस करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस बहुत हार्श और अनसिंपैथेटिक होता है। तो ये हमारा बेस्ट टीचर कैसे हो सकता है? इसीलिए जरूरी होता है कि हम अपना नजरिया बदलकर फेलियर को समझें और दुखी या निराश होने की बजाय हम इसके कारण तक जाएं और अपनी गलतियों से सीख लें। ऑथर ने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि माइकल जॉर्डन, जो एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कहते हैं, मैंने 9000 शॉट्स मिस किए, 30 गेम्स हारा, 25 बार गेम विनिंग शॉट्स मिस किए और यही मेरे सक्सेस का राज है। उनकी जगह कोई और प्लेयर होता तो वो गिव अप कर देता। ऐसा ही एक कोट है, दैट डजंट किल अस मेक अस स्ट्रॉन्गर। यानी कि स्ट्रगल आपको स्ट्रेंथ देता है, जैसे लोहा भट्टी में जलकर और टफ और स्ट्रांग बनता है। फेलियर आपको करेजियस बनने का मौका देता है। इसके बाद नेगेटिव आउटकम आपके लिए फीडबैक का काम करेगा और हमारा माइंड फियरलेस माइंड को अडॉप्ट करेगा, जिससे हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। यह हमारे डिसीजन और एक्शन को स्ट्रांग बनाएगा, चाहे वो स्कूल हो, हमारे काम करने की जगह या हमारा घर। हर जगह आप चैलेंज लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फेलियर से उभरने के लिए हमें फेलियर से सीखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑथर ने हमें 5 ऐसे लेसन के बारे में बताया है जिससे हम फेलियर से सीखते हैं। लेसन नंबर 1, सक्सेस बहुत सारे फेलियर के बाद मिलती है। ऑथर ने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। बेसबॉल प्लेयर ग्रेट वेब रूथ जाने जाते थे स्ट्राइक आउट किंग और होम रन किंग के नाम से। वे कहते थे, फेलियर फाइनल आउटकम नहीं है, ये तो सिर्फ मील का एक पत्थर है। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसे पार करना ही होगा। लेसन नंबर 2, फेलियर हमें इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस देता है। यह हमें अवेयर करता है हमारी लिमिटेशन के बारे में। फेलियर हमें मदद करता है हमारे डिसीजन, एक्शन और उसके रिजल्ट को समझने में। इससे हम फ्यूचर में सही डिसीजन लेते हैं। लेसन नंबर 3 सिखाता है कि अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सक्सेस हुए? इस पर उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ था, मैंने तो 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप हार नहीं मानेंगे, तब तक कोशिश करते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अनप्रोडक्टिव होने पर होने वाले डर से सामना करना सिखाता है लेसन नंबर 4। यह डर हमें सबसे ज्यादा डराता है। हम डरते हैं नेगेटिव आउटकम से। हम सोचते हैं कि हम खुद को फूल साबित करेंगे।
यही कारण है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। ऑथर आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप बार बार फेल होते हैं तो खुद को इमोशनलेस कर लेते हैं नेगेटिव आउटकम्स के लिए और महसूस करते हैं कि हमारे फियर्स जा चुके हैं, और इसके बाद फेलियर हमारे लिए सीखने और बेहतर बनने का मीडियम बन जाता है। लेसन नंबर 5 में हम सीखते हैं कि हमें फेलियर होने पर कैसा रिस्पॉन्ड करना है। या तो हम नेगेटिव इमोशंस जो फेलियर स्टिमुलेट करती है जैसे डिस्ट्रेस, फियर, शेम, डिप्रेशन को एम्ब्रेस करें, या फिर हम फेलियर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह लें जो पॉजिटिव इमोशंस जैसे इंटरेस्ट, इंस्पिरेशंस, प्राइस या ग्रेटिट्यूड से भरपूर हैं। अब आप एक एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक पेपर पर लिखना है कि कैसे आपके डिसीजन और एक्शन ने आपको फेल किया। फिर लिखें वे नेगेटिव इमोशन जिन्हें आपने फील किया। आखिर में सोचें कि कैसे आप फेलियर को सक्सेस में बदल सकते थे। ऑथर ने इसी बात को समझाने के लिए आगे एक और एग्जाम्पल दिया है। अमेरिकन सील नेवी एक ऐसी संस्था है जो अपनी टफ ट्रेनिंग के लिए फेमस है। इसमें वही सक्सेस हो पाते हैं जो लोग टफेस्ट हैं, यानी कि अगर ट्रेनिंग में 7 लोग हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही ग्रेजुएट हो पाता है। कुछ लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को परखना नहीं है, बल्कि टफेस्ट सिचुएशन में सरवाइव करना सिखाना होता है। इंस्ट्रक्टर ब्रेन डॉन कहते हैं कि यह प्रोग्राम इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जिसमें कोई भी एवरेज मेल एथलीट क्लियर तो कर ले, लेकिन मेंटल टफनेस के टेस्ट में वे अधिकांश एथलीट फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। सील ट्रेनिंग सोल्जर को इस हद तक मेंटल टफ बनाती है कि वे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अपने आप को मेंटली टफ रखकर हर चैलेंज या टास्क को कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें। इस ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर लोग टूटकर गिव अप कर देते हैं या फिर खुद को टफेस्ट साबित करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेवी सील में पर्सन को फिजिकल टफ होना तो मैंडेटरी है, पर मेंटल ट्रेनिंग देना उसकी प्रमुखता में है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इतनी टफ और एक्सट्रीम सिचुएशन दी जाती है कि डर जाना नेचुरल है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग देने का उनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि उनके सोल्जर डर से जीत जाएं और वे हमेशा अपने आप को फियरलेस रखें। हम सोचते हैं कि नेवी सील फियरलेस होती है, पर सच तो यह है कि उन्हें भी हमारी तरह डर लगता है। अंतर यह है कि उन्होंने सीख लिया है कि कैसे ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने डर पर कंट्रोल करते हैं। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में 5 टैक्टिक्स बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और चाहे तो हम भी अपनी डेली लाइफ में इन टैक्टिक्स को यूज कर सकते हैं। पहली टैक्टिक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, जो आपको ट्रेन करेगी कि कैसे मुसीबत के समय काम रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। खुद को समझाएं कि यह बेड टाइम टेम्पररी है। अपने आप से स्ट्रांगली कहें ये सर्कमस्टेंसेस टेम्पररी है, हम संभल जाएंगे। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली उस बैड सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी टैक्टिक, आपको अपनी स्किल की प्रैक्टिस रोज करनी है। ऐसा ना सोचें कि आप अपने स्किल में मास्टर बन गए हैं तो रोज प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर आप हमेशा एक्सट्रीम सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरी टैक्टिक, अपने बड़े गोल को माइक्रो गोल्स में बांट दें। अगर आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है तो अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट दें। पहले टॉपिक सिलेक्ट करें, फिर कंटेंट लिखें और कुछ सॉलिड क्वेश्चन अपने ऑडियंस के लिए भी तैयार करें। आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन में। चौथी टेक्निक है जिसमें आप अपनी सक्सेस विजुअलाइज करें। यह टेक्निक इसलिए कारगर है क्योंकि हमारा ब्रेन एक्चुअल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इससे हमारा हारने का डर खत्म हो जाता है। अब जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या इंटरव्यू देना है तो आप अपनी आंख बंद कर खुद को प्रेजेंटेशन देते हुए देखें। हर वो स्टेप करें जो आप एक्चुअल प्रेजेंटेशन में करेंगे। पूरी स्पीच दें और हर स्लाइड को समझाएं। आखिर में विजुअलाइज करें कि आपने आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली प्रेजेंट कर दिया है और आप कॉन्फिडेंस से ऑडियंस के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। फिफ्थ टेक्निक है आप अंदाज लगाएंगे उन सब ट्रबल का जो हमारे सामने आ सकती है। ऑथर ने नेवी सील का एग्जाम्पल देते हुए इस टेक्निक को समझाया है कि नेवी सील ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने से पहले 3 वीक्स इंटेंस ट्रेनिंग के साथ लाइफ साइज्ड मॉडल बनाया। उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जो मिशन को फेल कर सकती थी। उन्होंने ट्रेनिंग ली कि कॉम्प्लिकेशन आए तो कैसे निपटना है।
अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में ये टैक्टिक्स कैसे काम करती है। ऑथर कहते हैं कि मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन है और बीच प्रेजेंटेशन में ही आपका प्रोजेक्टर खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? या ऐसा हो कि आप स्पीच का कोई भाग भूल जाएं, तब आप सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? इसका इजी वे यह है कि हर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट कर रिहर्सल करें। ऐसा करने से आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस फील करेंगे और प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो ये थी अमेरिकन सील नेवी के द्वारा यूज किए जाने वाली टैक्टिक्स, जिससे वे मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस टाइम है। आप ऐसे 3 इंसिडेंट लिखिए जिनमें आप कॉन्फिडेंस की कमी और नेगेटिव सेल्फ टॉक के कारण सक्सेस नहीं हुए। इसके बाद आप उनके सॉल्यूशंस भी लिखें कि आप कैसे उन सिचुएशन को नेवी सील की ट्रिक से डील कर सकते थे। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, बहुत सारी एक्सरसाइज की जो कि इंपॉर्टेंट है मेंटल अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए। आपके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा हो कि कैसे इन सब टैक्टिक्स को रियल लाइफ में यूज करना है। ये तो वही बात हुई कि जैसे हमारे सामने इतने सारे डिलीशियस फूड रखे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन फिर हम अपने पसंद के फूड को सिलेक्ट कर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बस वैसे ही इन टैक्टिक्स का अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार फुल यूज करना है। ऑथर कहते हैं कि मेंटल टफनेस हमारी लाइफ में रोज काम आती है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं। नए नए चैलेंज हमें रोज मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर पर रहते हैं तो चैलेंज से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। घर पर भी हम पता नहीं कितने तरीकों से चैलेंज फेस करते हैं। ऐसे ही चैलेंज हमें हर फील्ड में मिलेंगे। चैलेंज का लेवल बड़ा छोटा हो सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि मेंटल टफनेस से आप हर तरह के चैलेंज को फेस करने में कैपेबल होंगे। अगर आप मेंटल टफ होना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि इसकी हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू है। आप बहुत सारे एक्सरसाइज सेशन से गुजरे हैं। आपको सीखना है कि मेंटली टफ माइंडसेट को पर्सनल सिचुएशन में कैसे यूज करें। सबसे पहले उस पर्पस को खोजें। खुद से पूछें कि आप मेंटल टफनेस क्यों डेवलप करना चाहते हैं, ये कैसे आपकी लाइफ को इंप्रूव करेगा। फिर आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें ताकि उन्हें हम आसानी से पूरा कर सकें। क्योंकि ना तो गोल सेट करना और ना सही गोल चूज करना काफी होता है, बल्कि उन चुने हुए अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करना भी हमारी स्ट्रेटजी होती है। मेंटल स्ट्रेंथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप फेलियर को पॉजिटिव वे में लें और उससे सीखें। अपने इमोशन को कंट्रोल करें, पर ध्यान रहे हमें हमारे नेगेटिव इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखना है। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें। ऐसा करने से आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको आपके इनर क्रिटिक को मैनेज करना होगा। इसे आप सेल्फ पॉजिटिव टॉक से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको आपकी एबिलिटी, नॉलेज और स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको फेलियर से उभरने की प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही आप ऐसी हैबिट डेवलप करें जो डिसिप्लिन इंकरेज करती है। आखिर में आपको सीखना है स्मॉल विक्ट्रीज पर सेलिब्रेट करना। जब मेंटल टफनेस डेवलप हो जाती है तो उसे मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। ऑथर ने इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए 8 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताया है जो हमारी मेंटल टफनेस को मेंटेन रखेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में खुद से पूछना है कि आपकी लाइफ में क्या सबसे बुरा हो सकता है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको यह समझना है कि आप हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसी चीजों को इग्नोर करना सीखना है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको जब भी विल पावर कमजोर पड़ता दिखाई दे तो अपने पर्पस पर फोकस करना है। सिक्स्थ एक्सरसाइज में हमारे इनर क्रिटिक को इनर ऑप्टिमिस्ट से रिप्लेस करें। सेवंथ एक्सरसाइज में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की कोशिश करना है। और एट्थ एक्सरसाइज में अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर नई स्किल्स को सीखना है। ऑथर कहते हैं कि द मेंटल टफनेस हैंडबुक का एम आपको तैयार करना है फेलियर और मिसफॉर्चून का सामना करने के लिए। हम आए दिन बहुत से चैलेंजेस से जूझते हैं और बहुत से चैलेंज ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, या यूं कहें कि लाइफ फुल ऑफ सरप्राइज है। आगे क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते और क्या होगा इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
हम सीख सकते हैं कि कैसे आने वाली मुसीबतों का सामना बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। जब भी टफ सिचुएशन आपके सामने हो तो उस सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करें और ये देखें कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर वे सिचुएशन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो हमें सही डिसीजन लेकर उसे उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। अननेसेसरली किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करने से हम खुद को लॉस कर सकते हैं। बाय बर्थ कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, इसे सीखा जाता है एक्सपीरियंस, फेलियर और डिस्ट्रेस से। जितनी बार हम फेलियर को हराकर सक्सेस में बदलेंगे उतनी बार हम अपने माइंड को टफ बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी स्ट्रेटजीज और टिप्स को फॉलो करते रहेंगे और मुझे यह बताते हुए बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप अपने अंदर अनबिलीवेबल चेंज पाएंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, लव्ड वंस और कोवर्कर आपका एग्जाम्पल दें कि कैसे आपने खुद की मेंटल टफनेस को डेवलप किया है। आई होप दैट आपको डेमन जहारीस की मेंटल टफनेस ए हैंडबुक की बुक समरी पसंद आई होगी और आप इसमें दी गई एक्सरसाइज और बातों को अपनी लाइफ में उतारकर मेंटली टफ बनाने के रास्तों पर आगे बढ़ेंगे।